घटनाओं पर साफ दिख रहा है। नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आप देखेंगे राजस्थान की 20 अहम खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सवाई माधोपुर में अपराधी बेखौफ हो चले हैं, इतने कि अब दिन दहाड़े आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने से भी नहीं हिचक रहे। ताजा मामला जिला मुख्यालय का है, जहां बाइक सवार 3 बदमाश पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी के साथ मारपीट कर पिस्टल के दम पर 20 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। मिली जानकारी के अनुसार अंबेडकर सर्कल स्थित पोस्ट ऑफिस का कैशियर ब्रज बहादुर शर्मा 20 लाख रुपए लेकर बैंक में जमा कराने जा रहा था। तभी यूपीएचसी गेट के पास बाइक पर आए 3 बदमाशों ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे कैशियर बाइक सहित गिर गया। इसके बाद बदमाशों ने कैशियर के साथ मारपीट शुरू कर दी और 20 लाख रुपए से भरा थैला लेकर फरार हो गए। ट्रेजरर कैश लेके गए 20 लाख रुपए और बाइक से लेके गए और रास्ते में उनको चोरी कर लिया। उन्होंने आके मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे सर पैसा ले गए और मेरे को मारा पीटी की है, बंदूक पिस्तौल वगैरह। कौन लोग हैं सर ये जिन्होंने मारा पीटी की है? सर उनको नहीं पता। तो पोस्ट ऑफिस का कार्मिक था जो कोई कैश लेके जा रहा था बैंक में जमा कराने के लिए, तो उसको 3 लोग थे जो उन्होंने को मोटरसाइकिल पे थे, उसके साथ मारपीट करके उससे कैश छीन लिया है। अभी हम उसका तलाश कर रहे हैं। कितने की लूट बताई जा रही है? करीब 20 लाख रुपए के लगभग बताया जा रहा है। अजमेर के आदर्श नगर थाने में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थानीय शाखा पर 1 करोड़ के आभूषण के गबन का आरोप लगा है। पीड़ित बुजुर्ग विजेंद्र अग्रवाल ने अपने बेटों के साथ थाने पर जाकर शिकायत दर्ज कराई है कि उनके बैंक लॉकर में 1 करोड़ के गहने सहित नकदी और कुछ दस्तावेज रखे हुए थे, जो पिछले साल फरवरी में ही सलामत थे। लेकिन कल जब वो वापस उन्हें देखने के लिए बैंक गए और लॉकर खोला तो उसमें 2.5 लाख नकदी सहित दस्तावेज तो रखे हुए थे, लेकिन 1 करोड़ के गहने गायब थे। इस पर उन्होंने बैंक प्रबंधक को इसकी सूचना दी और वापस लॉकर को सही तरीके से देखा, लेकिन गहने नहीं मिले। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने बैंक प्रबंधन के खिलाफ धारा 409 और 420 के तहत धोखाधड़ी और गबन का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उन्होंने ये कहा कि मैंने लॉकर को पिछले साल जब संभाला था तब ठीक था, और अब कल जब मैंने दोबारा उसको देखा तो लॉकर तो सुरक्षित था, लेकिन लॉकर में जो सामान था वो कम पाया गया। अब उन्होंने एक्चुअल क्या चीज़ है वो नहीं बताया, लेकिन वो एस्टिमेटेड वैल्यू उन्होंने उसकी 1 करोड़ रुपए बताई है। तो उस पर आज इतला पर मैं बैंक पे गया और एमओबी को भी वहीं बुलाया है और आगे जांच की जा रही है। बांसवाड़ा शहर से 8 किलोमीटर दूर एक गांव में 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना सोमवार रात करीब 12 बजे की है। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी युवक पीड़िता के घर पहुंचा और उसकी मां का गला दबाया, जिससे वो अचेत हो गई। उसे मरा समझकर वो उसकी बेटी को उठाकर जंगल में ले गया और वहां उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। महात्मा गांधी अस्पताल में तड़के मां बेटी को उपचार के लिए लाने वाले एक युवक ने बताया कि उनके पड़ोस के दूसरे गांव में एक शादी थी, जहां पूरा परिवार गया था। घर पर सिर्फ मां और बेटी ही रह गए थे। पड़ोस का एक युवक आया और उसने पहले मां का गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की। मरा हुआ समझकर आरोपी चारपाई से 12 वर्षीय बालिका को उठाकर जंगल में ले गया। यहाँ पर बलात्कार के बाद बच्ची को पड़ोसी के घर के पास छोड़कर भाग गया। पड़ोसियों ने फोन करके घटना की जानकारी दी। परिजनों ने एमजे अस्पताल में मां बेटी दोनों को भर्ती करा दिया है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। उसके ही परिवार के सदस्य ने आंगन में सो रहे थे, तब आंगन में प्रवेश कर गला दबा दिया महिला का, और उसकी लड़की थी जिसको उठाकर जंगल में ले गए थे। बाद में वो तलाश करने के लिए गए जंगल में, लड़की को लेके आए और अभी दोनों का इलाज चल रहा है। कोटा शहर की नयापुरा थाना पुलिस ने टेंडर दिलाने का झांसा देकर लोगों से ठगी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ओम प्रकाश शर्मा 12 का निवासी है। व्यापारी से ठगी के मामले में 4 साल से फरार चल रहा था। आरोपी की गिरफ्तारी पर 2000 का इनाम घोषित था। ओम प्रकाश के खिलाफ ठगी के 3 मामले दर्ज हैं। सीआई भूपेंद्र सिंह ने बताया कि 16 मई 2019 को बूंदी के हिंडोली कस्बा निवासी अशोक कुमावत ने थाने में शिकायत दी थी, जिसमें बताया था कि ओम प्रकाश शर्मा ने खुद को उप जिला कलेक्टर बताया, फिर पंप सेट, वाटर कूलर और आरओ का कोटेशन लिया। टेंडर अमान्य का नाम लेकर 1% रकम ली। उसके साथ आने वाले व्यक्ति संजय मेहरा से बात की और उस पर दबाव बनाकर ओम प्रकाश ने धोखाधड़ी कर 29,000 खाते में और 25,500 नकद ले लिए। शिकायत पर पुलिस ने एक आरोपी संजय मेहरा को गिरफ्तार किया है। ओम प्रकाश तब से फरार चल रहा था।
भरतपुर के सेवर थाने के गांव गुंडवा में पिछले करीब 1.5 महीने से पीहर में रह रही विवाहिता ने पंखे से लटककर अपनी जान दे दी। महिला ने आत्महत्या से पहले सुसाइड नोट लिखकर छोड़ा है। इसमें आश्चर्य की बात यह है कि पति को बेकसूर बताया है, जबकि ननंद, जेठ और दूसरों को ही आत्महत्या का जिम्मेदार बताया। उसकी शादी करीब 1 साल पहले ही हुई थी। ससुराल में प्रताड़ित होने के कारण उसके पिता उसे होली से कुछ दिन पहले ही साथ लेकर आए थे। जानकारी के अनुसार सेवर के गांव गुंडवा निवासी आरती सिंह की शादी दीपक के साथ 30 अप्रैल 2021 को हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद आरती के बीमार होने पर ससुराल वालों ने उसका इलाज नहीं कराया और परेशान करने लगे। होली से कुछ दिन पहले आरती से मारपीट किए जाने की बात पता चलने पर उसके पिता उसके ससुराल पहुंचे, जहां काफी देर तक ससुराल वालों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। इस पर वो बेटी को साथ लेकर गुंडवा आ गए। तभी से आरती पीहर में ही रह रही थी। इसी कारण वो अवसाद में भी चल रही थी। पिता ने उसका इलाज भी कराया, लेकिन उसने पंखे से लटककर अपनी जान दे दी। आरती के परिजनों ने पुलिस में दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कराया है। दबंगों का कहर बरपा और घर बार वाले पेड़ों के नीचे शरण लेने के लिए मजबूर हो गए। बाड़मेर जिले के शिव तहसील के सीताराम की धाणी के 11 परिवार बेघर हो गए। पीड़ित परिवार ने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर इंसाफ की गुहार लगाई है। पीड़ित मदन सिंह के मुताबिक 22 अप्रैल की रात वो अपने घर पर सो रहे थे। तभी गुमान सिंह के साथ करीब 1 दर्जन से अधिक लोग आए और उसके घर पर लाठियों और धारदार हथियारों से जानलेवा हमला कर दिया। इसके बाद हमलावरों ने 11 परिवारों को घर से बेदखल कर दिया। पीड़ित लोगों का कहना है कि अब वो पेड़ों के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर हैं। कम से कम 2 साल से हम परेशान हैं। 2 साल से हम उनको यही बोलते आए हैं कि भाई साहब जमीन आपकी है, लेकिन घर हमारे बने हुए 50-60 साल से बने हुए, सबके पक्के मकान हैं, ये घर खाली हो गए नहीं। आप घर के पैसे ले लो, जमीन के पैसे ले लो, जमीन के बदले हम जमीन देने को तैयार है, सब कुछ करने के लिए हम तैयार है। फिर भी वो सामने वाले हमारे को टॉर्चर करे, तुम घर खाली करके जाओ। प्रदेश में लगातार सड़क हादसे की घटनाएं सामने आ रही हैं। प्रदेश के कई जिलों से बीते 1 महीने में रोड एक्सीडेंट हुए, जिनमें 50 से अधिक लोगों ने जान गंवाई। मंगलवार सुबह सवाई माधोपुर से एक सड़क हादसे की दुखद घटना सामने आई है, जहां टोंक चिरगांव हाईवे पर बोदल नाके के पास एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद गाँव में सन्नाटा पसर गया। घटना की जानकारी देते हुए एएसपी ने बताया कि मंगलवार सुबह पट्टी से भरे ट्रक ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें 3 की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से भाग गया। इस हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को बरामद कर लिया। इनको कोई ट्रक ने टक्कर मारी है, जिससे तीनों की मौके पर डेथ हो गई। कौन कौन है सर ये मृतक? मृतक है इसमें जो एक तोहिद है, और उसकी घरवाली तरमीना, और एक मेमुना। ये कहाँ से कहाँ को जा रहे थे सर? ये उनका जेतपुरा गांव है, जो जेतपुर से ये सवाई माधोपुर आ रहे थे स्टेशन पे। रास्ते में ट्रक से इनके एक्सीडेंट हो गया। एक ही परिवार के हैं? एक ही परिवार के तीनों। कोटा के एमबीएस हॉस्पिटल में एक बार फिर चोरी का मामला सामने आया है। हॉस्पिटल में इलाज के लिए पहुंची नर्सिंग स्टूडेंट के बैग से अज्ञात बदमाशों ने मोबाइल पार कर मौके से फरार हो गए। वारदात के बाद हॉस्पिटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में 3 संदिग्ध नाबालिग साइकिल पर भागते हुए नजर आए। पीड़ित स्टूडेंट ने एमबीएस पुलिस चौकी में शिकायत दी है। नर्सिंग कॉलेज की स्टूडेंट अंतिमा मेघवाल ने बताया कि वो इलाज के लिए हॉस्पिटल आई थी। पर्ची काउंटर पर लाइन में लगी हुई थी। तभी 2-3 नाबालिग बच्चों ने धक्का दिया और चिपकने का प्रयास किया। उसने फटकार कर नाबालिगों को दूर किया। उसी समय मौका देखकर उसके बैग से मोबाइल पार कर दिया गया। फिर तेज रफ्तार से साइकिल लेकर फरार हो गए। अंतिमा ने बताया कि अभी कुछ दिन पहले ही उसने नया मोबाइल खरीदा था। हॉस्पिटल में 5 दिन में चोरी की ये दूसरी घटना है। इससे पहले 21 अप्रैल को भी एक होमगार्ड जवान का पर्स पार हुआ था। एमबीएस हॉस्पिटल में चेकअप के लिए आई थी, पर्ची कटाने गई तो वहाँ पर मेरा फ़ोन चोरी हो गया, जो भी मैंने फ़िलहाल कुछ दिनों पहले ही ख़रीदा था। किस में रखा था फ़ोन? फ़ोन बैग में रखा हुआ था मेरा, और छोटे बच्चों ने निकाला है। जैसे उन्होंने मोबाइल निकाला, आपको मालूम नहीं चला? नहीं, मुझे पता नहीं चला। वो मेरे पास चिपके थे तो मैंने उनको डांट के ज़रूर भगाया था। दौसा जिले के बांदीकुई में कॉलेज छात्र को बरामद करने गई पुलिस 36 घंटे बाद भी खाली हाथ है।
जिससे इलाके के बाशिंदों में पुलिस के खिलाफ खासा आक्रोश है। गौरतलब है कि सोमवार को दिन दहाड़े बदमाश छात्र को अगवा कर ले गए, जिससे कस्बे में हड़कंप मच गया। छात्र अनमोल अरोड़ा कौशल नगर के वार्ड नंबर 25 का निवासी है। उसके साथ ही छात्रों ने पुलिस को बताया कि कार में सवार होकर आए नकाबपोशों ने घर लौटते समय छात्र का अपहरण कर लिया। इसकी सूचना उन्होंने परिजनों और पुलिस को दी, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाकेबंदी करवाई। सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपियों की तलाश में जुट गई। पुलिस को उस कार की सीसीटीवी तस्वीरें भी हाथ लगी हैं, जिसमें छात्र अगवा किया गया था, लेकिन अभी तक न तो पुलिस कार मालिक तक पहुँच पाई है और न छात्र का पता लगा पाई है। कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रात के वक्त 3 घंटे लाइट बंद होने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। यहाँ नंदू नाम की जिस महिला की मौत हुई है, उसकी बेटी ने अंधेरी रात की स्याह सच्चाई बयां की। जो मेरी मदर को मैं अच्छा लेके गई थी, उसको मैं मरा हुआ लेके आई हूँ सिर्फ मेडिकल की लापरवाही की वजह से। बहुत लापरवाही है, वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, कोई जनरेटर की, अगर जनरेटर भी होता तो मेरी माँ नहीं मरती। मृतका की बेटी ने कहा कि 3 घंटे तक अस्पताल प्रबंधन लाइट की व्यवस्था नहीं कर पाया, जिससे उसकी मां की जान चली गई। नंदूबाई रावत भाटा की रहने वाली थी, जिसे सुबह ही मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दोपहर में हालत बिगड़ने पर उसे वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया, लेकिन शाम को 7 बजे अचानक फॉल्ट आने से लाइट चली गई। कुछ देर तो वेंटिलेटर बैटरी बैकअप मिलने से चलता रहा, लेकिन कुछ देर बाद बैटरी ने भी वेंटिलेटर का साथ छोड़ दिया, जिससे नंदूबाई की मौत हो गई। उस डिपार्टमेंट के उधर का सारा सप्लाई चला गया, मतलब उसके बाद में हमने तकरीबन 6 बजे से लेकर रात की 10:30 बजे तक अपने हाथों से ब्लाडर से ऑक्सीजन दे कर पेशेंट को जिवाया। मतलब लास्ट मोमेंट में मतलब 10:30 बजे करीब हमारी माताजी ने प्राण त्याग दिए। हक की लड़ाई सड़क पर आई, नतीजा नहीं मिल रहा, लेकिन जीत की जिद बरकरार है, इसलिए प्रदर्शनकारी अपनी मांग से टस से मस नहीं हो रहे। तस्वीरें दौसा की हैं। पिछले 26 दिनों से जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना दे रहे कोविड स्वास्थ्य सहायकों का एक दल चिकित्सा मंत्री के गृह जिला दौसा पहुंचा और कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर उन्हें फिर से बहाली नहीं किया तो वो बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी। कोविड स्वास्थ्य सहायकों की सेवाएं बहाल करने की मांग को लेकर जयपुर में 26 दिनों से धरना प्रदर्शन जारी है और यह धरना प्रदर्शन अब जिलों में पहुंच चुका है। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा के गृह जिले में जो सीएचए हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि उनको परमानेंट किया जाए, उनका एक्सटेंशन किया जाए। इस तरह का प्रदर्शन किया जा रहा है और इनकी मांग है कि इनको शीघ्र ही जो सेवाएं बहाल की जाए, क्योंकि 31 मार्च को इनकी सेवाएं खत्म कर दी थी। हमारे साथ कुछ सीएचए हैं, हम इनसे बात करते हैं। किस मांग को लेकर आप बैठे हुए हो, क्या मांग आपकी? हमारी मांग यही है कि जो सरकार ने हमको 31 तारीख को हटाया था, हमको वापस सेवा में लिया जाए और 2022 संविदा कैडर उसमें शामिल किया जाए। बस हमारी 2 ही मांगे हैं। आसमान से आग बरस रही है, इसलिए सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। 2 दिनों तक बूंदाबांदी से श्रीगंगानगर को तेज गर्मी से थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन अब ये राहत खत्म होती हुई दिखाई दे रही है और सूर्यदेव एक बार फिर आग उगलने लगे हैं। मौसम विभाग ने श्रीगंगानगर जिले में हीट वेव चलने का येलो अलर्ट जारी किया था, जिसका प्रभाव भी देखा गया। दोपहर के समय सड़कों पर लोगों की आवाजाही काफी कम रही। लोग तेज धूप से बचने के लिए घरों में ही दुबके रहे। हाल ही में मरुधरा के सरहदी जिले श्री गंगानगर सहित प्रदेश भर में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से बादलवाही और कहीं कहीं बारिश और बूंदाबांदी होने से जो राहत मिली थी वो राहत अब समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि मरुधरा के सरहदी जिले श्री गंगानगर में अब गर्मी के तेवर तीखे होने लगे हैं। हालांकि मौसम विभाग के चेतावनी के अनुसार और जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि यथासंभव घर से बाहर ना निकलें और प्रयास करें कि जब तक बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं हो अब तक घर से बाहर ना निकलें। अलवर शहर के वार्ड नंबर 25 में पानी की किल्लत से परेशान होकर पार्षद लोचन यादव पानी की टंकी पर चढ़ गए और नीचे वार्ड के लोग खड़े हो गए। वार्ड पार्षद लोचन यादव के साथ कॉलोनी की महिलाएं भी टंकी पर चढ़ गईं। सूचना के बाद कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पार्षद से वार्ता की तो पार्षद ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग कर डाली। पानी इस समय पूरे वार्ड में पानी नहीं है, दोनों बोरिंग है, दोनों बोरिंग फेल पड़ी, ठीक नहीं हो रही है, पानी चढ़ता नहीं है, कई एरिया में चढ़ता ही नहीं है पानी। स्थानीय लोगों का कहना है कि वार्ड में पिछले 1 महीने से पानी की किल्लत है।
2 बोरवेल हैं, लेकिन दोनों खराब हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक ठेकेदार की मनमर्जी चलती है, जिसके कारण बार बार खराब मोटर डालता है। कलेक्टर तक शिकायत करने के बावजूद समाधान नहीं किया गया तो टंकी पर चढ़ना मजबूरी बन गई। ज्यादा पावर की लगनी चाहिए। पानी दोनों बोरिंगों में नई बोरिंग हुई है। ठेकेदार की लापरवाही है, स्टाफ की लापरवाही है। अभी तक कोई अधिकारी आया? कोई अधिकारी नहीं आया, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मौके पर पहुंचे वार्ड के कुछ लोगों ने दोनों बोरवेल में नई मोटर डालने की मांग की ताकि पानी की पूर्ति हो सके और पानी के लिए उन्हें परेशान न होना पड़े। भरतपुर जिले के बयाना कस्बे में ट्रैफिक सिस्टम बदहाल है। ऐसे बदहाल ट्रैफिक सिस्टम का खामियाजा आमजन को भुगतना पड़ रहा है। कस्बे में ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ती जा रही है। कस्बे से होकर गुजर रहे भरतपुर हिंडौन स्टेट हाईवे पर जहांगीर गेट से लेकर कचहरी रोड होते हुए अंबा सिनेमा तक दिन भर जाम के हालात बने रहते हैं। इसके चलते वाहन चालकों के साथ साथ राहगीरों को बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सूचना पर पुलिस भी जाम खुलवाने पहुंचती है, लेकिन पुलिस को भी काफी देर तक मशक्कत करनी पड़ती है। आए दिन लगने वाले जाम से दुकानदार भी खासे परेशान हैं। दिन में 15 से 20 बार जाम लग जाता है। इससे मरीज समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाते हैं एवं परीक्षार्थी सेंटर पर नहीं पहुंच पा रहे हैं और आम आदमियों के लिए असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। जानकर बेतरतीब पार्किंग, अतिक्रमण और पुलिस के जब्ती वाहनों को जाम का सबब बताते हैं। कस्बे में वाहन चालक पार्किंग के नियम फॉलो नहीं करते। इसके अलावा दुकानदारों ने भी अपनी दुकानों के आगे सामान रखकर अतिक्रमण किया है। झुंझुनू के दोरासर में राजस्थान धरोहर एवं प्रोन्नति प्राधिकरण की ओर से ये उद्यान 1 साल में बनकर तैयार होना था। शुरुआत में तो इसका काम चला, लेकिन इसके बाद ये आज तक अधूरा है। सरकार की ओर से इसका केवल 4 करोड़ रुपए का बजट दिया गया। इसके बाद जब सरकार बदली तो काम भी अटक गया। इसकी भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इसका निर्माण 20 बीघा में किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये देश का पहला ऐसा शौर्य उद्यान होगा, लेकिन सरकार बदलने के साथ ही काम अटक गया। केवल 10% काम और करवा दिया जाए तो ये शौर्य उद्यान पूरे देश में एक दर्शनीय और देश प्रेम से ओतप्रोत जगह बन जाए। इस काम में थोड़ा सा बजट भी सरकार से चाहिए। शौर्य उद्यान सरकारी तंत्र की उपेक्षा का शिकार है और शौर्य उद्यान का जितना भी काम हुआ है वो जिन जिन हालात में है, ऐसे में सरकार को चाहिए कि ऐसे स्मारकों का रखरखाव करे और साथ ही यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को भी इसके हालात पर ध्यान देना चाहिए। प्रशांत किशोर की कांग्रेस में एंट्री राजस्थान के नेताओं को रास नहीं आ रही। पीके की अभी कांग्रेस में एंट्री की कवायद चल रही है कि दूसरी ओर उसका विरोध भी शुरू हो गया है। खास बात यह है कि सबसे पहले राजस्थान से ही ये विरोध देखने को मिल रहा है। ताज़ा चर्चाएं मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग के ट्वीट को लेकर शुरू हुई हैं। आज सुबह ही मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने एक ट्वीट किया है जिसमें लिखा है कि किसी संगठन को मजबूत केवल नेतृत्व और कार्यकर्ता ही बना सकते हैं, कोई सलाहकार या सेवा प्रदाता नहीं। नेतृत्व को चाणक्य की जरूरत है, न कि व्यापारी की। इस ट्वीट को सीधे कांग्रेस में प्रशांत किशोर की एंट्री से जोड़कर देखा जा रहा है। इससे पहले हाल ही में जब मुख्यमंत्री दिल्ली गए थे तो उन्होंने भी पीके की कांग्रेस में एंट्री को लेकर ज्यादा उत्साहजनक प्रतिक्रिया नहीं दी थी। गहलोत ने तब कहा था कि इस तरह एजेंसियों की सेवाएं राजनीतिक दल लेते रहते हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि प्रशांत किशोर पहले एनडीए के साथ, फिर नीतीश कुमार के साथ, उसके बाद ममता बनर्जी के साथ और उसके बाद पंजाब में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। हम इस आज़ादी गौरव यात्रा लेकर इसलिए निकले हैं कि सिर्फ बस भारत को ही नहीं, पूरे विश्व को वो गांधी के विचारों पर, गांधी के रास्ते चलने की ज़रूरत है। जिस प्रकार से दुनिया के देश शस्त्रों से लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मारने पर उतर आए हैं। कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी भाई देसाई ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। साबरमती से दिल्ली तक निकाली जा रही आज़ादी यात्रा के दौरान राजसमंद पहुंचे लालजी भाई देसाई ने कहा कि इस वक्त गांधी और संघी सोच की लड़ाई चल रही है। ये सत्याग्रही और सत्याग्रही की लड़ाई है। एक तरफ सत्ता के लिए कुछ भी करने वाले वो दंगों के दंगाई हैं, तो हम शांति के सिपाही हैं। अगर वो डंडे से तोड़ेंगे तो हम झंडे से जोड़ेंगे। तो उनका काम है डंडों से तोड़ना और हमारा काम है झंडे से जोड़ना।
उन्होंने कहा कि देश में कुछ लोगों ने धर्म को सत्ता प्राप्ति का रास्ता बना लिया है, जबकि धर्म सभी को भाईचारा सिखाता है, मिलजुल कर रहने का संदेश देता है। अलवर में मंदिर तोड़े जाने का मामला तूल पकड़ने के बाद अशोक गहलोत सरकार ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए राजगढ़ एसडीएम केशव मीणा और नगर पालिका के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनवारी लाल मीणा को सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंशन की तलवार से अलवर बोर्ड के अध्यक्ष सतीश दुहरिया भी नहीं बच सके। हालांकि बीजेपी उनके पक्ष में बचाव करती दिख रही थी कि उन्होंने राजगढ़ में मंदिरों को गिराने के फैसले को मंजूरी नहीं दी थी, लेकिन गहलोत सरकार ने दुहरिया को निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया, जिस पर बीजेपी हमलावर हो गई। अब बीजेपी के जिला अध्यक्ष संजय नरूका ने ये कहकर सियासी बवाल मचा दिया है कि अगर नगर पालिका चेयरमैन इस मामले में दोषी हैं, तो फिर उस बैठक में मौजूद विधायक जौहरी लाल मीणा भी दोषी हैं और उन्हें भी निलंबित किया जाना चाहिए। जिसमें लोगों को बेघर किया गया है, आज बहुत सारे परिवार सब उसमें, इसी क्रम में उन्होंने सरकार से भी कार्रवाई की है और सरकार ने उसमें एसडीएम को भी और ईओ को दोनों को निलंबित किया है। साथ में उन्होंने निलंबित किया है नगर परिषद के चेयरमैन को, चूँकि नगर परिषद के चेयरमैन का उसमें कोई रोल नहीं था। उस मीटिंग में माननीय जौहरी लाल मीणा जी जो विधायक थे वो भी वहाँ मौजूद थे, तो फिर विधायक जी को भी वो निलंबन किया जाना चाहिए था। सीकर जिले की लंबे समय से चल रही इंडोर खेल स्टेडियम की मांग पूरी होने वाली है। भारत सरकार के खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत खेल मंत्रालय ने इसके लिए बजट जारी कर दिया है और मंगलवार को शिलान्यास भी हो गया। सीकर के जिला स्टेडियम में बनने वाले इस इंडोर स्टेडियम का शिलान्यास सांसद सुमेधानंद सरस्वती और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने किया। इस मौके पर सांसद ने कहा कि सीकर से कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हुए हैं और खेलों के क्षेत्र में शेखावटी का शुरू से दबदबा रहा है, लिहाजा उन्होंने प्रधानमंत्री और खेल मंत्री से नए स्टेडियम की मांग की, जिस पर खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत स्टेडियम की घोषणा हुई और अब 4 करोड़ की लागत से बनने वाले इस स्टेडियम का शिलान्यास भी हो गया। बहुत जल्द ये स्टेडियम बनकर तैयार हो जाएगा। मैंने मंत्री जी से निवेदन किया कि हमें एक इंडोर स्टेडियम दीजिए, तो उन्होंने मेरी निवेदन को स्वीकार करके सीकर को 4 करोड़ की लागत से बनने वाला इंडोर स्टेडियम दिया, जिसका शिलान्यास आज माननीय अतिथियों के साथ में मिलकर के सबने किया है। केंद्र सरकार ने हमें सीकर को ये सौगात दी है। मैं राज्य सरकार की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ, खिलाड़ियों को बधाई देना चाहता हूँ, सीकर के लोगों को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और एमपी साहब को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। गर्मी में पानी को अमृत समान माना जाता है। मनुष्य को प्यास लगती है तो वो कहीं भी मांग कर पी लेता है, लेकिन बेजुबान पशु पक्षियों को प्यास से तड़पना पड़ता है। हालांकि जब वो प्यासे होते हैं तो घरों के सामने दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हैं। कुछ लोग घर के आगे पानी रख देते हैं, जिससे वो अपनी प्यास बुझा लेते हैं, तो कुछ लोग भगा भी देते हैं। इस गर्मी में पशु पक्षियों की प्यास बुझाने के लिए लोगों को प्रयास करना चाहिए। गर्मियों में कई परिंदों और पशुओं की मौत पानी की कमी के कारण हो जाती है। लोगों का थोड़ा सा प्रयास घरों के आसपास उड़ने वाले परिंदों की प्यास बुझाकर उनकी जिंदगी बचा सकता है। बीएसएफ के जवान यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बाड़मेर के पादरिया गांव में 142वीं बटालियन ने सीमा पर परिंदों के लिए भीषण गर्मी में परिंदे लगाए। इतना ही नहीं, ग्रामीणों को बीएसएफ की ओर से करीब 6000 पौधे वितरित किए गए। बीएसएफ की ओर से नीम, पीपल, आंवला, खेजड़ी, अनार सहित विभिन्न छायादार और फलदार पौधे वितरित किए गए। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। स्कूल की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए